हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें कंप्लीट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो यूजीसी नेट में है वो कंप्लीट कराऊंगी। साथ ही साथ अगर आप यूपी पीजीटी दे रहे हो उसका भी सिलेबस मैं कवर कराऊंगी और अदर स्टेट का भी सिलेबस आप एक बार मेरे ये वीडियो देखना, आपके सिलेबस में होगा तो आप देख लेना। ऐसे जनरली तो मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही सब सिलेबस रहता है पीजीटी लेवल में जो यूजीसी नेट में रहता है। तो इसका फर्स्ट जो उपागम वाला चैप्टर था वो उन्हें फिनिश करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लेना। आज का है चैप्टर 2 है, इसमें युद्ध एंड संघर्ष हमें पढ़ना है। ठीक है, सेकंड टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, युद्ध का अभिप्राय, युद्ध क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं युद्ध क्या है। दो राज्यों अथवा राजनीतिक इकाइयों के बीच हिंसक संघर्ष को युद्ध कहते हैं। जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है उसे ही युद्ध कहेंगे। अगर युद्ध संघर्ष से अलग होता है, क्योंकि संघर्ष में हिंसा का प्रयोग आवश्यक नहीं है। संघर्ष जहाँ हो रहा है वहाँ जरूरी नहीं कि हिंसा होगा, लेकिन युद्ध जहाँ हो रहा है वहाँ हिंसा होगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार युद्ध राज्यों के मध्य संघर्षों का चरम स्तर है। मतलब जब जहाँ संघर्ष का जो पीक पॉइंट है वो क्या है? वो है युद्ध, जहाँ सेनाओं के मध्य सशस्त्र संघर्ष होते हैं। मार्टिन शा ने युद्ध के अपहास का सिद्धांत दिया था। तो युद्ध के अपहास का सिद्धांत किसने दिया है? ये वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा। मार्टिन शा ने दिया है। रेमंड आरो ने अतिशयोक्ति परक युद्ध का सिद्धांत दिया है। रेमंड आरो ने क्या अतिशयोक्ति परक युद्ध का सिद्धांत दिया है। कार्ल ने नवीन युद्ध की संकल्पना दी है। नवीन युद्ध की संकल्पना दी है। मैकियावेली, कौटिल्य, थ्यूसिडाइस इत्यादि विद्वानों ने युद्धों का विश्लेषण कर यथार्थवादी सिद्धांत दिया है। दो पक्षों के मध्य किसी संसाधन पर नियंत्रण के लिए संघर्ष हो सकता है। संघर्षों में पक्षों के मध्य विवाद को हल करने के लिए बातचीत का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी न्यायिक रूप में भी संघर्ष को हल करने का प्रयत्न किया जाता है, जबकि युद्ध के दौरान संघर्ष होना आवश्यक नहीं है। सीमित युद्ध, लिमिटेड वॉर। वर्तमान युग में घातक नरसंहार के हथियारों के कारण युद्ध अत्यधिक भयानक बन गया है। इसलिए वर्तमान समय में युद्ध का स्वरूप पहले जैसा नहीं है। पहले के युद्धों में केवल सैनिक के बीच युद्ध होते थे, लेकिन वर्तमान घातक नरसंहार के हथियारों के युग में सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों भी मारे जाते हैं। इसलिए आज के परमाणु हथियार के युग में सीमित युद्ध की संकल्पना प्रचलित हो रही है, जिसका अभिप्राय है कि राज्यों के मध्य छोटे युद्ध हो सकते हैं, व्यापक युद्ध नहीं होंगे। कार्ल डारा के अनुसार वर्तमान युद्ध में भूमंडलीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। अब युद्ध मानवीय स्वरूप का हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की उपस्थिति, ऑक्सफैम, सेवा द चिल्ड्रंस, शरणार्थी इत्यादि उपस्थिति ने मध्ययुगीन बर्बर युद्धों के दौर को समाप्त कर दिया। घातक नरसंहार के हथियार, वेपन्स ऑन मास डिस्ट्रक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WMD कहते हैं। परमाणु हथियार, रासायनिक हथियार तथा जैविक हथियारों को घातक नरसंहार के हथियार कहा जाता है। इनकी विनाशक क्षमता बहुत ज़्यादा है तथा इससे आम लोग भी मारे जाते हैं। वर्तमान समय के युद्ध के लिए संपूर्ण युद्ध, टोटल वॉर नामक शब्द का प्रचलित है। वर्तमान समय में युद्ध की परिवर्तित प्रकृति। शीत युद्ध के दौरान युद्ध सामान्यतः राज्यों के मध्य होते थे। शीत युद्धोत्तर 1990 के बाद युग में युद्ध राज्यों के अंदर ही जारी है। अब देखो, उदाहरण के लिए सूडान में गृह युद्ध के कारण सूडान का विभाजन हो गया। अफगानिस्तान में भी आंतरिक निर्जातीय संघर्ष होता है। वर्ष 1990 के बाद राज्यों के अंदर निर्जातीय संघर्ष विद्यमान है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में तालिबान विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।
काराबाख को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य युद्ध हुआ है। रूस के चेचन्या में भी अलगाव आंदोलन चल रहा है। पूर्व यूगोस्लाविया में उत्तराधिकार राज्य सर्बिया में स्लोबोदान मिलोसेविच अल्बेनिया मूल के लोगों में नरसंहार अभी भी ईरान, इराक, तुर्की में कुर्द अपने लिए एक अलग कुर्दिस्तान की मांग, माली में भी आंतरिक संघर्ष, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के निर्माण के लिए बलू निर्जातीय लोगों में संघर्ष। ग्रेग सिंडर और जॉन मलिक ने अपनी पुस्तक, ये बुक याद रखना, ये लिख लेना, डेवलपमेंट इन मॉडर्न वॉरफेयर में लिखा है कि वर्तमान राज्य का स्वरूप 3 स्तर का है। पहले स्तर में है वे राज्य आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं और सामाजिक आर्थिक कल्याण करते हैं, जैसे पश्चिमी देश। दूसरे स्तर पे वे राज्य आते हैं जो कुछ समय के लिए स्थायित्व धारण करते हैं और कुछ समय के लिए अस्थायित्व, जैसे पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तृतीय स्तर पे वे राज्य आते हैं जहाँ की केंद्रीय सरकार अपनी पहुंच और शक्ति खो चुकी है तथा जहाँ राज्येतर संगठन कार्यरत होते हैं, जैसे इराक, ईरान, मध्य पूर्व के अन्य राज्य। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध, जो 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का नारा दिया। इसी के अंतर्गत अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, जिसे ये क्वेश्चन पूछता है, ये लिख लो, कब हुआ था, कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम किस राष्ट्रपति ने चलाया था, ये नाम पूछता है। कब हुआ था ये पूछता है, का नाम दिया। 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने दुष्ट राज्यों की धुरी एक्सिस इविल का भी विचार दिया, जिसमें ईरान, इराक और उत्तरी कोरिया को सम्मिलित किया गया। अमेरिका के अनुसार राज्य आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं। पूर्ण आशंका आधारित हमला, प्री इम्पटिव, इसके अंतर्गत एक राज्य दूसरे पर इसलिए हमला करता है कि दूसरा राज्य भविष्य में इसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है, जैसा कि वर्ष 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया और यह कहा कि इराक रासायनिक हथियार बना रहा है तथा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 1991 में पहला खाड़ी युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट ट्रॉम, ये सब लिख लो, ये टर्म्स जो है, कब हुआ, किस राष्ट्रपति ने किया, बिल्कुल मतलब यही सब पूछा जाता है, ठीक है। अमेरिका ने डेजर्ट स्टॉर्म का प्रयोग किया। 2003 में अमेरिका ने दूसरी खाड़ी युद्ध का आरंभ। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में हैंस विलिंग्स की अध्यक्षता में इराक में हथियार निरीक्षण दल भेजा गया। इन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इराक के पास किसी भी प्रकार के रासायनिक हथियार नहीं है। वर्तमान समय में सीरिया में गृह युद्ध की स्थिति बनी है और के सैनिक हस्तक्षेप करने का। आगे युद्ध के क्या क्या कारण है, देखो, मानवीय आक्रामकता, आर्थिक लाभ, राज्य के भौगोलिक विस्तार की आकांक्षा, शांति निर्माण के उपाय, यथार्थवादी शांति निर्माण के लिए कूटनीतिक माध्यमों का सहारा लेते हैं। उदारवादी शांति स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण के समर्थक हैं, अतः उदारवादी सामूहिक सुरक्षा पर बल देते हैं। मार्क्सवादी आर्थिक समानता शांति स्थापना के लिए मूल माध्यम मानते हैं। अगला कुछ तथ्य, माइकल वॉल्जर ने न्यायपूर्ण युद्ध, जस्ट वॉर की संकल्पना का विकास किया, ये लिख लेना। वॉल्जर ने जस्ट एंड अनजस्ट वॉर, अ मोरल आर्ग्यूमेंट विथ हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशंस 1977 नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने आर्ग्यू अबाउट वॉर नामक रचना भी लिखी। टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस नामक रचना लिखी। ए.जे. कॉट्स ने द इथिक्स वॉर नामक रचना लिखी। शीत युद्ध में ज़्यादातर युद्ध राज्यों के बीच हुए, जबकि वर्तमान समय में ज़्यादा युद्ध राज्यों के अंदर ही विद्यमान है। निर्जातीय संघर्ष विद्यमान है, जैसे सूडान में संघर्ष, युगांडा एवं रवांडा के संघर्ष। कार्ल वॉन क्लाउजेविट्ज़ ने अपनी रचना ऑन वॉर, ये लिख लेना,
में लिखा है, युद्ध अन्य माध्यमों के द्वारा संचालित राजनीति है। मैरी कॉल्डोर ने न्यू एंड ओल्ड वॉर ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस इन अ ग्लोबल एरा 1999 नामक पुस्तक लिखी है। मार्टिन ब्रेन क्रेवेल्ड, और मैं ये राजेश मिश्रा की बुक से करा रही हूँ फ्रेंड्स, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉर 1991 नामक पुस्तक लिखी। विलियम कोहेन ने सैन्य क्रियाकलापों से शांति क्रांति को युद्ध के रूप में वर्णित किया। डेविड जॉन कुलेन ने काउंटरिंग्स ग्लोबल इंसर्जेंसी नामक पुस्तक लिखी। RAM का अर्थ है रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर। माली में इस्लामी कट्टरवादी जिन्होंने अलकायदा का समर्थन प्राप्त है, जो सत्ता नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए फ्रांस ने अपनी सेना माली में भेजने का निर्णय लिया। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पारित कर दिया था। 2012 में भी फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा माली में गैर राज्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। 2013 में आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का भारत, ये सब पूछता है, देखो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी पर भारत ने वीटो कर दिया, जिसमें अवैध हथियारों के आदान प्रदान पर रोक लगाई गई। जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुरक्षा परिषद का समर्थन जरूरी है। स्विट्जरलैंड एवं वेटिकन सिटी राज्य को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बुक है मार्टिन का इंटरनेशनल थ्योरी 3 ट्रेडिशंस। आगे क्या है, ये आतंकवादी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। देखो अलग अलग देशों के, तो आप इसको मैं कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो हाँ स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, यहाँ लो। ठीक है, वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहाँ कहाँ का कौन, ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, अब है शस्त्र नियंत्रण। देखो शस्त्र नियंत्रण का अर्थ है हथियारों के प्रयास को सीमित करना। निशस्त्रीकरण का विचार आदर्शवादी है, जिसके अनुसार समूचे विश्व से अभी सभी प्रकार के हथियार समाप्त होने चाहिए। शस्त्र नियंत्रण एक व्यावहारिक विचार है जिसके द्वारा हथियारों के प्रसार को रोका जाता है, जबकि निशस्त्रीकरण एक आदर्शवादी विचार है जिसके द्वारा समूचे हथियार विश्व से समाप्त हो जाते हैं। विश्व में शस्त्रों के नियंत्रण तथा शांति निर्माण के लिए वैश्विक स्तर पर अनेक उपाय किए गए हैं। शस्त्र नियंत्रण की आवश्यकता तब और बढ़ गई है जब शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वॉर, ये भी पूछता है किसने स्टार वॉर का नारा दिया था, जिसके द्वारा अमेरिकी अंतरिक्षों में प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली का विकास करने की योजना बनाई गई। इसी संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चित विनाश मैड म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शंस की संकल्पना, मैड जिसको बोलते हैं, की संकल्पना, इस संकल्पना के अनुसार परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के मध्य युद्ध संभव नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा सभी का विनाश। अगर देखो तुम्हारे पास भी परमाणु शक्ति है और जिस राज्य में हम आक्रमण करें उसमें भी है, तो दोनों परमाणु युद्ध करेंगे तो विश्व का ही नाश हो जाएगा ना। तो इसीलिए इन परिस्थितियों तथा परमाणु हथियारों के विकास को देखते हुए विश्व में शस्त्र नियंत्रण आवश्यक माना गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने शांति के लिए परमाणु का नारा दिया, एटम फॉर पीस, शांति के लिए परमाणु निशस्त्रीकरण योजना आइजनहावर ने 1953 में प्रस्तुत किया। इसके अनुसार इसके तहत शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अगला है अब निशस्त्रीकरण के प्रयास, कौन कौन से प्रयास हुए हैं जिससे निशस्त्रीकरण हो सके। तो सबसे पहले है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, इस पे भारत ने हस्ताक्षर किया है। PTBT जिसको बोलते हैं, इसमें देखो कैसे क्वेश्चन आता है इसका, सबसे पहले तो कब हुआ था ये कर लो, यही आता है, इसको कालक्रमानुसार सजाने आता है, भारत ने किस में हस्ताक्षर किया है किस में नहीं किया, ये पूछता है इससे। आंशिक परमाणु परीक्षण, इसे संधि के अंतर्गत भूमिगत परमाणु परीक्षण के अलावा अन्य सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण के पर प्रतिबंध है, तो भारत ने इसमें हस्ताक्षर किया है। और भारत ने जो भी परीक्षण किया वो भूमि के अंदर किया है, भूमिगत परीक्षण किया है।
अगला है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT। दुनिया में परमाणु हथियार को रोकने के लिए 1968 में नई संधि आई जिसका नाम था परमाणु अप्रसार संधि, जिसका उद्देश्य था परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण प्रयोग, परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना, समूचे विश्व में परमाणु हथियार को समाप्त करना। फिर है NPT। इस संधि द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न राज्य का निर्धारण किया गया, जिसके अनुसार वे राज्य जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया है वे परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाएंगे। इस संधि द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने परमाणु ईंधन तथा तकनीक उन देशों को प्रदान नहीं करेंगे जिन्होंने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है। जिन देशों ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया उन्हें 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों से परमाणु ईंधन और तकनीकी प्रदान की गई, लेकिन उन देशों ने परमाणु संयंत्र की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा होगी। NPT के लिए परमाणु मुक्त क्षेत्र का प्रावधान किया गया। NPT के अनुसार दुनिया से परमाणु हथियार को समाप्त करने के लिए प्रत्येक 5 वर्षों में संधि का पुनरावलोकन किया गया होगा। मतलब 1970 में यह संधि लागू किया गया, 1995 में इसे अनिश्चित काल तक के लिए लागू कर दिया गया। NPT में 2 प्रकार के राज्यों का संकलन है। परमाणु शक्ति संपन्न राज्य, उन राज्यों का निरीक्षण अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा नहीं होगी। गैर परमाणु शक्ति संपन्न, इन राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा जांच की जाएगी। इस संधि में क्षैतिज परमाणु प्रसार को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भेदभावपूर्ण संधि है। इसमें परमाणु शक्ति संपन्न देश को संरक्षण प्राप्त है। मतलब इसमें क्या बोला गया, जो परमाणु संपन्न देश वो अपना कर सकते हैं, उस पर परमाणु ऊर्जा एजेंसी की कोई जांच नहीं होगी, और जो नहीं है वो उन पे जांच होगी कि हर इतने साल पे उन पे जांच होगी कि वो कर तो नहीं रहे परमाणु। ये भारत की आपत्ति, परमाणु हथियार का विरोध करने के बावजूद भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत ने इस संधि पर निम्नलिखित आपत्तियां जताई। क्या जताई? तो भारत ने निशस्त्रीकरण का समर्थन किया, जबकि NPT परमाणु अप्रसार संधि, यह संधि अत्यधिक भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें राज्यों को 2 श्रेणी में बांटा गया, परमाणु शक्ति संपन्न और गैर परमाणु शक्ति संपन्न। यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल थी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्येक राज्य को एक समान इकाई माना जाता है। इस संधि द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों का परमाणु हथियार पर विशेष अधिकार बन रखने का प्रावधान है। किया ठीक है। गैर परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के लिए इसमें सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। यह संधि मूलतः तकनीकी हस्तांतरण में बाधा है। संधि में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि परमाणु क्लब में सम्मिलित राज्य अपने परमाणु हथियारों की कटौती करेंगे या नहीं। यद्यपि उपरोक्त आपत्ति के बावजूद उस संधि पर हस्ताक्षर न करने का सबसे बड़ा कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरा था। क्योंकि अगर भारत नहीं करेगा और दूसरा देश के पास है तो उससे खतरा रहेगा ना। अगर आपके पास भी है तो सामने वाला भी डरेगा आप पे अटैक करने से। फिर NPT पर ईरान ने हस्ताक्षर कर दिया। उत्तरी कोरिया ने हस्ताक्षर किया, परंतु 2003 में उत्तरी कोरिया ने अपना नाम अलग कर लिया। यह उल्लेखनीय कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल ने अभी तक इस पर NPT साइन नहीं किया है। आगे है सामरिक हथियारों को प्रतिबंधित करने की संधि, शाल्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, शाल्ट, SALT ऐसे भी पूछेगा आपको। इसका जो पहला लेटर है S, साल्ट, ठीक है, ऐसे भी पूछता है इसको। तो ये कब हुआ था मेनली इसको आपको याद रखना, साल्ट 1 है और साल्ट 2 है। तो 1972 में इसको कालक्रमानुसार भी सजाने को दे दिया जाता है। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताते जाती हूँ, ताकि पढ़ाने के लिए तो मैं बहुत सारा इसमें बोल रही हूँ, लेकिन बस आपको क्रिप्स ही अपने नोट्स में लिखना है कि कब कब हुआ था, किस जैसे उसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं, बस यही सब लिखना है आपको। और इसमें बस कालक्रमानुसार सजाने आ जाएगा कि या तो फिर ईस्वी सन एक साइड दे देगा, इस साइड इसका नाम दे देगा, तो आपको मैच करना होगा। मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सामरिक हथियार को सीमित करने का समझौता साल 2 कब हुआ था? 1979 में, परंतु यह लागू नहीं हो सका। देखो छोटो, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यह संधि संपन्न हुआ जिसके अंतर्गत सामरिक हथियारों को सीमित करने का समझौता किया है, क्योंकि 1960 के दशक के बाद अमेरिका के पास 30,000 परमाणु हथियार और वर्ष 1980 तक सोवियत संघ के पास 40,000 हथियार थी। फिर दूसरा ये रासायनिक एवं जैविक हथियार पर नियंत्रण 1972
में 100 से ज़्यादा देशों में जैवीय हथियार के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत जैवीय हथियारों का उत्पादन, विकास एवं नियंत्रण प्रतिबंधित है। वर्ष 1992 में रासायनिक हथियारों के उत्पादन एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस पर लगभग 175 देशों ने हस्ताक्षर किया, परंतु मिस्र, सीरिया, लीबिया, इराक, उत्तरी कोरिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। फिर है ABM प्रक्षेपास्त्र विरोधी संधि, आपका डेट याद रखना 1972। इसके अंदर अमेरिका में सोवियत संघ के मध्य समझौता हुआ तथा दोनों ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपास्त्र तकनीक के तैनात न करने का निर्णय लिया। वर्तमान समय में अमेरिका ने इस संधि से स्वयं को अलग किया। आगे है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, ये बस याद रखने, इसका निर्माण कब हुआ? 1984। सीधे पूछ देगा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप कब हुआ। में इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग के बाद हुआ। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप समूह का निर्माण 85 में हुआ था। अच्छा रुको, ऑस्ट्रेलिया समूह का निर्माण कब हुआ था? 1985 में हुआ था, जिसका उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियार का नियंत्रण करना था। क्या था? रासायनिक और जैविक हथियार का नियंत्रण, उन देशों की पहचान करना जो इसका निर्यात करते हैं। वर्तमान समय में इसके, देखो ये पहले के बुक है, वर्तमान समय में देख लेना पड़ेगा, भारत इसका सदस्य नहीं है। फिर है स्टार्ट, तो देखो स्ट्रेटेजिकल आर्म्स रिड्यूस ट्रीटी है, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य 1985 के बाद परमाणु हथियार की कटौती के संदर्भ में महत्वपूर्ण समझौता हुआ। युद्धोत्तर काल में ये कब हुआ था? 1991 में। सामरिक हथियार की कटौती पर पहला समझौता स्टार्ट, ठीक है, 91 में हुआ था। उधर सॉल्ट था, इधर स्टार्ट है, याद रखना। स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 भी होगा। 1991 हो गया। आगे है मिसाइल, हाँ MTCR भी पूछा जाता है। यह एक अनौपचारिक संधि, इसमें 34 देशों के बीच स्वेच्छा सहभागिता है। इसका उद्देश्य प्रक्षेपास्त्रों और मानव रहित यानों और तकनीकी प्रसार का नियंत्रण करना। इसकी स्थापना याद रखना 1987 में। इसके संस्थापक देश है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका। का नियंत्रण, लेकिन इराक, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान जैसे राज्य लगातार अपने प्रक्षेपास्त्र को बेहतर बना रहे हैं। सामरिक हथियार की कटौती का समझौता स्टार्ट 2 कब हुआ था? 1992 में, जिसकी 8 वर्ष बाद रूसी संसद ने पुष्टि की। इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि दोनों महाशक्ति अपने परमाणु हथियारों की संख्या 3000 से 3500 के मध्य सीमित रखेगी। इस प्रयास के अंतर्गत रासायनिक और जैविक हथियारों की कटौती का समझौता भी सम्मिलित किया गया है। फिर है FMCT 1993 फिशल्स मटेरियल्स कट ऑफ ट्रीटी, विखंडित पदार्थ कटौती समझौता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासंघ में पारित किया गया। ऐसे विखंडन पदार्थों के उत्पादन पर रोक लगाने की मांग की गई, जिसका परमाणु हथियारों के लिए हो सकता है, लेकिन यह प्रस्ताव आज तक लागू नहीं हो पाया। फिर है SORT शॉर्ट्स, SORT पूछा जाएगा। अमेरिका में रूस के मध्य हथियारों को कम करने के लिए वर्ष 2002 में यह संधि आरंभ हुआ था। भारत में यह संधि समाप्त हो गया। ओबामा मेदवेदेव समझौता 2010 में है। इस समझौता के अंदर अमेरिका एवं रूस के परमाणु हथियारों की संख्या 1500 से इतना के बीच रखने का प्रयास, जैसा हर बार समझौता क्या हो कि परमाणु जितने भी ज़्यादा संख्या है अमेरिका और रूस के बीच, उसको कम करने का। फिर है ये CTBT, तो कई बार एग्जाम आपने देखा, कब हुआ था? 1996 में हुआ, जिसके अंतर्गत मूल प्रावधान किया कोई भी राज्य किसी भी प्रकार से कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। समग्र अर्थ इसमें सभी देश सम्मिलित है, चाहे वे P5 ही क्यों ना हो। कोई भी देश परमाणु परीक्षण के संबंध में अन्य देशों का समर्थन नहीं करेगा। संधि लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाटा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया। CTBT को अनिश्चित काल तक के लिए लागू कर दिया गया है। इस संधि के किसी भाग पर विवाद को सुलझाने का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा गया है। इसमें बाध्यकारी रूप से लागू होने का प्रावधान रखा गया, जिसके अनुसार CTBT लागू किया गया 180 दिन के भीतर 44 राज्य इस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें परमाणु अनुसंधान की क्षमता है। वे देश जिन्होंने CTBT पर हस्ताक्षर किए हैं उनकी पुष्टि नहीं, परंतु उनकी पुष्टि नहीं है। अमेरिका, चीन, इजराइल, उत्तरी कोरिया, मिस्र, ईरान ने अभी भी संधि की पुष्टि नहीं की है। भारत और पाकिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। ये क्वेश्चन पूछता है कि CTBT पर भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर नहीं किया।
आगे है भारत की आपत्ति। भारत के अनुसार यह केवल विकासशील देशों के परमाणु कार्यक्रम को प्रतिबंधित करने के लिए है, क्योंकि विकसित देशों में कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक का विकास कर लिया गया है, इसलिए उन्हें परमाणु परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। यह संधि मूलतः दहलीज पर खड़े राज्यों के विरोध में निर्मित है। इस संधि का इन टू फोर्स क्लॉज राज्यों के संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इस संधि के द्वारा विकासशील देशों को तकनीक से भी वंचित करने का प्रयत्न किया गया है। परमाणु प्रसार को रोकने के लिए अन्य उपाय परमाणु आपूर्ति समूह एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप, इसकी स्थापना भारत के परमाणु परीक्षण के बाद की गई थी। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसे लंदन क्लब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टोटल 46 सदस्य हैं। एनजीसी का प्रावधान जिन देशों ने एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर किए उन्हीं को ये परमाणु ईंधन और तकनीक प्रदान करेगा। भारत एकमात्र देश है जो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए बिना भी एनएसजी से ईंधन प्राप्त कर रहा है। भारत इसका सदस्य नहीं है। मध्य परमाणु शक्ति समझौता INF 1987 यह अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य संपन्न हुआ है, जिसके द्वारा दोनों ने पूर्वी यूरोपीय देशों में प्रक्षेपास्त्र तैनाती न करने का समझौता किया है। वाजिनारा समूह, इसकी स्थापना याद रखना 1996 में हॉलैंड में वाजिनारा शहर में इतना सदस्य है। इस समझौता का उद्देश्य परंपरागत हथियारों के निर्यात तथा दोहरे तकनीकी इस्तेमाल को रोकना है। परमाणु प्रसार की सुरक्षा का पहल यह अमेरिका द्वारा निर्मित प्रावधान है। इसके अंतर्गत किसी भी जहाज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाइन्स में जांच की जा सकती है। चीन इस प्रावधान का विरोधी है। आगे है इंडोनेशिया ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध माना है। परमाणु पदार्थ की सुरक्षा का सम्मेलन 2010, ठीक है, परमाणु सुरक्षा सम्मेलन, एक और क्या है, इसमें और कितना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का करेंगे कि अभी थोड़ा बचा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बस मैं दिखा देती हूँ क्या बचा है इसमें। अलग अलग जो परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2014 है, आगे है, ये तो हम कर चुके हैं। वाशिंगटन सम्मेलन कब हुआ था? 2016 में, ठीक है। फिर परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाम व्यापक परमाणु प्रसाद 1968 का है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो हमें ज़्यादा जानना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संघर्ष और शांति। उसमें काफ़ी क्या क्या है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। इसमें जो राजनयन है, फिर तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगी ये टॉपिक क्या है। टॉपिक का नाम है आपका संघर्ष और शांति। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।